बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है और जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी। इसको हम डिस्कस करते हैं और इसकी डिस्कशन का हम स्टार्ट लेते हैं एक अजम्पशन से कि इफ़ ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली। अब हमें इस चीज़ का आइडिया है कि अगर वो कहते हैं इफ़ ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली तो फ्री फॉल की कुछ कंडीशन होती हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो, जो ए है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, जी की इक्वल होना चाहिए, और इस केस में हम फ्रिक्शन को भी क्या लेते हैं, ज़ीरो ले रहे होते हैं ना। यानी अगर वो कहते हैं इफ़ ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली तो ये तीन कंडीशन किस फॉल की हैं, फ्री फॉल के लिए आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो, या एक और वर्ड वो कभी कभार यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने बॉडी को ड्रॉप किया है। ये भी की वर्ड याद रखना। जब बॉडी ड्रॉप का वर्ड यूज़ हो और क्वेश्चन में फ्रिक्शन का कोई जिक्र ना हो, उसका मतलब यही होता है कि आप लोगों ने बॉडी कैसे फॉल कर रहा है, फ्री फॉल ही कर रहा है। तो ये एक हिंट याद रखना है कि अगर ड्रॉप का वर्ड यूज़ हो जाए और उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ्रिक्शन का कोई जिक्र ना हो तो उन सारे क्वेश्चन में भी हम यही कंसिडर करते हैं कि बॉडी कैसे फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। अब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है या वो वर्ड यूज़ करे बॉडी को उसने ड्रॉप किया है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज आप लोगों ने कैसे लिखने हैं। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा उसमें भी mg आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में भी mg ही आएगा। यानी काइनेटिक में भी mg आ रहा है और पोटेंशियल के फार्मूला में भी mg आ रहा है। लेकिन काइनेटिक के फार्मूले में मैं mg के बाद y लिख रहा हूँ और पोटेंशियल के फार्मूले में मैं mg के बाद मैंने x लिख दी है। m बॉडी की मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, y और x के हैं। यहाँ पर जो y बच्चे लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप एक लफ्ज़ याद रख लें, y उस बॉडी की कवर्ड हाइट है। यानी y जो है जो बॉडी ड्रॉप हो रहा है ना उसकी कवर्ड हाइट है, और x जो है उस बॉडी की उस पॉइंट पे हाइट फ्रॉम ग्राउंड है। यानी जो y है वो कवर्ड हाइट है और x जो है उस बॉडी की हाइट फ्रॉम ग्राउंड है। कवर्ड हाइट और हाइट फ्रॉम ग्राउंड में क्या फ़र्क होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एमसीक्यूज़ करवाता हूँ, उससे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आप यूँ बच्चे समझ लें कि आपके पास एक टावर है और उस टावर की जो हाइट है वो 10 मीटर है। सपोज कर रहा हूँ ये एक टावर है और इस टावर की जो टोटल हाइट आपको गिवन है वो 10 मीटर है, और इस टावर की टॉप एक बॉडी पड़ा हुआ है, उस बॉडी की मास 1 किलोग्राम है, और आप लोगों ने इस टावर जो है जिसकी हाइट 10 मीटर है वहाँ से मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इस बॉडी को ड्रॉप किया है। देखें वो ड्रॉप यूज़ हो गया, फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है ये यही वाला केस कंसिडर होगा। तो बॉडी की मास 1 kg है, वहाँ से आप लोगों ने बॉडी को ड्रॉप किया है, और क्वेश्चन उसका ये है कि व्हेन बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर जो किया है वो कितने मीटर हो जाए, 6 मीटर हो जाए, उस वक्त आपका क्वेश्चन आ गया कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी उस पॉइंट पे बताएं और उसी पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी बताएं। सवाल समझ आ गया। टावर हाइट 10 मीटर, बॉडी ड्रॉप हुई उसकी मास 1 kg, और व्हेन बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हमारे पास फार्मूले हैं। अब सपोज करें यहाँ तक आते हुए बॉडी ने ये 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, 6 मीटर उसका कवर डिस्टेंस है। इस वक्त अगर इसका डिस्टेंस हम फ्रॉम ग्राउंड देखें तो 6 उसने कवर कर लिया है, तो ग्राउंड से कितना होगा, 10 - 6 कितने मीटर होगा, 4 मीटर। अब बच्चों आप ज़रा दोबारा इस बात को देखो, y यहाँ पर कौन सी हाइट है, कवर्ड हाइट है, ये कवर्ड डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y जो आपका होगा वो 10 होगा, 6 होगा या 4 होगा। दोबारा देखें y क्या है, कवर्ड हाइट है, तो कवर बॉडी ने कितनी की है, 10 कवर की, 6। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया ना, तो इस पॉइंट पे बॉडी ने कवर तो कितनी की है, y कवर की है, y बेसिकली 6 मीटर कवर की है, और उसको हम डिनोट किससे करेंगे, y से करेंगे। अगर उसी पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल के फार्मूले में x यूज़ होता है। ये तो सिंपल है ना, मैंने अपनी मर्जी से x और y रखी हुई हैं, आप h और h प्राइम भी रख सकते हैं, वो मर्जी है आपकी।
x जो है वो हाइट फ्रॉम ग्राउंड है। तो इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने जहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल बतानी है, इसके फार्मूले में जब पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगेंगे तो x पुट करेंगे। x यहाँ पर हम 10 पुट नहीं करेंगे, उस पॉइंट का x लेंगे और इस पॉइंट से ग्राउंड से जो हाइट बनती है वो आपके पास x काउंट होगी। और यहाँ पर x जो है वो कितने मीटर है, 4 मीटर है। तब आपको बात क्लियर होगी कि एक कवर्ड हाइट होती है और एक हाइट फ्रॉम ग्राउंड होती है। एक काइनेटिक के फार्मूले में कवर्ड हाइट यूज होगी, ये कवर्ड डिस्टेंस एक ही बात होती है, और x जो है उसकी रिमेनिंग हाइट हम यूज़ करेंगे। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। काइनेटिक इक्वल टू, देखो बच्चों मास कितनी 1, g वैसे हम नॉर्मली 10 ही यूज़ करते हैं, y यहाँ पर कितना है 6 सॉरी, तो 6 को 10 से करेंगे तो 60 जूल। इस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है वो 60 जूल है। और इसी केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो मास बॉडी की कितनी गिवन हमें 1, g 10, और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है माइंड में रखो बार बार, इस पॉइंट पे x 4 है, यानी हाइट फ्रॉम ग्राउंड इस पॉइंट पे 4 है, तो कितनी बन जाएगी आपकी 40 जूल। तो हमें बात समझ आ गई कि अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल फ्री फॉल के केस में हम देखिए कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर आपने 1/2 mv² क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए 1/2 mv² उसका फार्मूला अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो भी कंडीशन आपको बताई गई है ना कि जब बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो तो आपके क्वेश्चन इस फॉर्म पे ज़्यादा आते हैं। तो बेहतर है कि आप फार्मूले को हाफ mv² की बजाय इसी फॉर्म में याद रखें, तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप हाफ mv² को बंदा कहता है मैंने यूज़ करना है, ज़िद कर ली उसने कि मैंने हाफ mv² से ही सॉल्व करना है, तो देखिए हाफ mv² में मास तो हमारे पास है 1 kg, तो इस पॉइंट पे आपको स्पीड चाहिए होगी ना, तो हमें तो इस पॉइंट पे स्पीड पता नहीं है। इसका मतलब ये हो कि अगर हम इस फार्मूला से इस पॉइंट पे काइनेटिक निकालना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर स्पीड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तब जाकर आंसर आएगा। तो क्या ज़रूरत है 6-7 स्टेप एक्स्ट्रा करने की, बेहतर हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व कर लें, आपको आइडिया हो गया। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ सीख लेते हैं कि फ्री फॉल में स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी सपोज करें क्वेश्चन ये आ जाता कि बॉडी फ्री फॉल कर रहा है और इस पॉइंट पे इसकी क्या बताएं, स्पीड बताएं, तो वो कैलकुलेट कैसे होती है। हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए अब स्पीड की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने एक और फार्मूला बना लिया mvy वाला, लेकिन अगर स्पीड का ही चलो m³ आ जाता तो फिर क्या करते। ये वैसे बात मैंने आपको इससे पहले यूनिट में पढ़ा चुका हूँ, तो इस केस में मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से आपको याद करवाने के लिए। फार्मूला 2gy होगा। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, इफ़ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, या वर्ड क्या यूज़ हो, ड्रॉप का वर्ड यूज़ हो, तो उस केस में ये वाली कंडीशन होती है और स्पीड का फार्मूला 2gy होगा। और y मैं बता चुका हूँ कौन सी हाइट है, कवर्ड हाइट को ही बोलते हैं। y जो है वो आप लोगों की कवर्ड हाइट है। इसका मतलब ये हुआ इस केस में अगर इसी पॉइंट पे मैं स्पीड बताना चाहूँ तो स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, 2g10 हो जाएगा। और y सॉरी आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करोगे, 6 को 10 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे तो √120 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करे तो उसकी स्पीड का फार्मूला √2gy होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं इस फार्मूला से कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो तो उसकी स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कवर्ड हाइट पे डिपेंड करेगी, और इसकी जो स्पीड होगी दैट स्पीड नॉट डिपेंड ऑन, ये ज़रा बातें नोट कर लें अपने पास, फ्री फॉल में स्पीड सिर्फ कवर्ड हाइट पे डिपेंड करेगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी पे भी स्पीड डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि मास का कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा रेडियस ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। रेडियस के अंदर आप और बातें बड़ी लिख सकते हैं, आप साइज लिख सकते हैं, शेप लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम एक और बात भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पे भी ये फार्मूला डिपेंड नहीं करता। ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है ना कि अगर हम बॉडी को यूँ ड्रॉप करें तो इसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन है, यूँ ड्रॉप करें तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है। तो ये वाला फार्मूला जो है ना तो बॉडी की मास पे डिपेंड करता है, बॉडी लाइट हो हैवी हो, अगर दोनों की कवर्ड हाइट सेम है तो स्पीड सेम होगी। रेडियस ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता, और साइज़, रेडियस के अंदर साइज़ भी आ जाता है, शेप भी आ जाती है, और ओरिएंटेशन आपको समझ आ गया, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना हुआ तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। सपोज करें आपको यूँ क्वेश्चन आ गया, एक यहाँ पर बॉडी है, उसकी मास 1 kg है, एक और बॉडी है
उसकी मास सपोज करते हैं 5 kg है और दोनों को आप लोगों ने ड्रॉप किए, यानी वर्ड बोला है दोनों बॉडीज़ को ड्रॉप किए और इस बॉडी की ग्राउंड पे स्पीड v1 है, इसकी स्पीड जब हिट करेगा उस वक्त इसकी स्पीड v2 है। तो पूछ रहे हैं आप लोगों से, और दोनों के हमें नज़र आ रहा है कवर्ड हाइट क्या है, सेम है, दोनों ने सेम हाइट कवर की है। तो आपसे पूछ रहे हैं बताएं किस बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी, और मैंने क्वेश्चन में क्या वर्ड बोला है, उसने क्या कहा है, बॉडी को आप लोगों ने क्या किया, ड्रॉप किया। अगर आपने ड्रॉप किया बॉडी को तो हमें पता है कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और इसमें स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही, कवर्ड हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो तो हम ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर उसको 9.8 या 10 ही लेते हैं, तो वाई ने डिसाइड करना है। तो वाई यहाँ पर कवर्ड हाइट दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि स्पीड हमसे उस वक्त पूछी गई है जब वो ग्राउंड के ऊपर हिट करेंगे। तो जितनी हाइट इसने कवर की है उतनी हाइट 5 किलोग्राम वाला बॉडी भी कवर कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे दोनों की स्पीड के बारे में, हम यही कहेंगे कि इन दोनों बॉडीज़ की स्पीड आपस में सेम है। अब एक चीज़ और नोट कर लें, एक तो इन दोनों की मास डिफरेंट है और दोनों के साइज़ भी तो डिफरेंट है ना, ये स्पीड का फॉर्मूला उनके मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज करें बच्चे आपका इस तरह का एमसीक्यू आ गया, एक बॉडी है उसकी मास सपोज करते हैं 2 किलोग्राम है, एक और बॉडी है उसकी मास 1 kg है, यानी अनदर बॉडी ले रहे हैं उसकी मास आपका 1 किलोग्राम है। अब ये दोनों आकर ग्राउंड के ऊपर हिट कर रहे हैं। जो पहले वाला बॉडी इसकी ग्राउंड के ऊपर स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। अब ये जो दोनों बॉडीज़ जब ग्राउंड के ऊपर आकर हिट करेंगे तो देख रहे हैं इन दोनों की कवर्ड हाइट क्या सेम है, इन दोनों बॉडीज़ की जो कवर्ड हाइट है वो सेम नहीं है। सपोज करता हूँ मैं इसकी कवर्ड हाइट को y1 लिख देता हूँ, इसकी कवर्ड हाइट को y2 लिख देता हूँ। तो अब आपसे पूछ रहे बताएं ग्राउंड पे किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो देखिए मास की वजह से स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कवर्ड हाइट की वजह से तो इफेक्ट होगा ना। तो जिसकी कवर्ड हाइट ज़्यादा होगी, y2 ग्रेटर है किससे, y1 से, तो जिसकी कवर्ड हाइट ज़्यादा होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, v2 फिर ग्रेटर होगा किससे, v1 से। तो ये बस इसकी चंद चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी इसके बारे में मेरा डिटेल लेक्चर है इससे पिछले यूनिट में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इसके और पॉसिबल एमसीक्यूज़ क्या बन सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर दिया कि अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। हम वापस आते हैं, हमारे जो आज के मसले हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हैं, और हम लोगों ने इसमें वाई और एक्स का कंसेप्ट सीख लिया। एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो पूछ ले, कंडीशन वही पुरानी चल रही है। पुरानी कंडीशन क्या है कि जब बॉडी फ्री फॉल करे या वर्ड क्या यूज़ हो, ड्रॉप वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो हमें पता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mg(y) होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg(x) होता है। यानी काइनेटिक mg(y) है, पोटेंशियल mg(x) है। क्वेश्चन क्या है कि अगर काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशियो पूछ ले तो देखें हमें मास की ज़रूरत नहीं फिर पड़ेगी, क्योंकि उसका फार्मूला हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है y/x है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो या ड्रॉप किया जा रहा हो तो उस बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशियो अगर पूछे तो y/x मीन कवर्ड हाइट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग हाइट। इसी डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि इस पॉइंट पे वो आपसे पूछ लेता है काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशियो बताओ। इवन आपको क्वेश्चन में मास भी बॉडी की गिवन ना हो, देखिए मास भी ना गिवन हो, काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशियो के लिए हमें मास की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए मास की ज़रूरत होती है। लेकिन रेशियो का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इवन मास भी ना पता हो फिर भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, फार्मूला बना ली y/x बाय कवर्ड हाइट, x रिमेनिंग हाइट। बताओ जी मुझे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कवर्ड हाइट कितनी है 6, रिमेनिंग हाइट कितनी 4। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से कैंसिल करें तो ये 3 हो गया 2, तो 3/2 हो जाएगी। यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये 2 एनर्जी की क्या लिखी हुई है, रेशियो लिखी हुई है। तो यहाँ से बच्चे आप लोगों ने क्या सीखा कि विदाउट कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल और ड्रॉप हम बॉडी की काइनेटिक भी बता सकते हैं और पोटेंशियल भी बता सकते हैं। अगर इनकी रेशियो आ जाए, इवन हमें बॉडी की मास भी ना पता हो, तब भी हम इन दोनों की रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस्लाम में हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी।
तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म है कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन ये जो हम लॉ की बात कर रहे हैं कि एनर्जी की वन फॉर्म, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है। यानी क्लासिकल फिजिक्स में हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको याद होगा, आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ और पढ़ा हुआ है ना। अगर इसी बात को हम मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में इस बात के बारे में हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में तो हम बच्चे ये कहते हैं कि जो एनर्जी है उसका मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहूँगा ना, जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, और जब मैटर एनर्जी में आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न फिजिक्स हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाला जो हम ला लिखते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स का है। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। अब मास बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है, उसका एनर्जी के साथ सेम क्वांटिटी नहीं है। एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, मास को हम केजी में मेजर करते हैं। तो यहाँ एनर्जी क्रिएट भी हो रही है और यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो रही है। यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि एनर्जी और मास का जो प्रोडक्ट होता है वो ओवरऑल क्या रहता है, सेम रहता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में कहते हैं कि एनर्जी और मास का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है तो मास ज़्यादा हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब मास वापस एनर्जी में आ रही होगी, अब मास कम हो रही है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो अगेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने क्लियर करनी है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि नाइदर एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाली बातें जो हैं वो सारे कंसेप्ट किसके हैं, क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट हैं। इस कंसेप्ट को हम 4 डिफरेंट केसेस की फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहला केस हम ये देखते हैं, पहला केस ये लेते हैं, इफ़ ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली। तो पहला केस ये हो गया कि आप लोगों ने एक बॉडी लिया है जो फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल के बारे में हम नंबर ऑफ़ टाइम अब बात कर चुके हैं, आपको आइडिया है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर बॉडी फॉल कर रहा हो, और फ्री फॉल का मतलब मैं फिर लिख देता हूँ कि फ्रिक्शन वगैरह इस केस में क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो इस सिचुएशन में ये होगा कि जब बॉडी फॉल कर रहा है तो उसका किस में लॉस आ रहा है, लॉस इन पोटेंशियल आ रहा होगा। यानी जब बॉडी नीचे फॉल कर रहा है तो उसका लॉस इन पोटेंशियल आ रहा है, और गेन फिर किस में आ रहा होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, और आपसे पूछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे लिखेंगे, तो बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक होगा। इसी का अगर हम केस 2 ये ले लेते हैं, ये तो बॉडी की डाउनवर्ड मोशन थी। अगर हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं और अगेन हम ये अज्यूम करते हैं फ्रिक्शन ज़ीरो है, यानी बॉडी को आप लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका है लेकिन फ्रिक्शन फिर भी क्या है, ज़ीरो है। तो जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे होंगे, ऊपर फेंक रहे होंगे, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, काइनेटिक, यानी जो आप उसको एनर्जी दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, काइनेटिक की फॉर्म में दे रहे हैं। और जो वो बॉडी ऊपर जाएगा वो किधर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्पीड कम होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो फिर कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो रही है, पोटेंशियल ज़्यादा हो रही होगी। तो अगर बॉडी अपवर्ड मोशन करे, यानी अपवर्ड मूव कर रहा हो, तो फिर हम जब उसको थ्रो करेंगे तो हम उसको काइनेटिक देंगे। तो जो वो हाइट एक्वायर करेगा तो उसकी काइनेटिक में लॉस आ रहा होगा, और गेन किस में आ रहा होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा होगा। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपवर्ड मोशन में है, और कब है, जब फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट बच्चों केस 6 हैं, लेस इसी लॉ की 3rd फॉर्म सॉरी पढ़ते हैं। ये इसी लॉ की डिफरेंट फॉर्म है। अब केस हम डाउनवर्ड मोशन के ले रहे हैं, यानी हम केस ले रहे हैं बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और डाउनवर्ड मोशन में अब फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। बॉडी नीचे ही आ रहा है अब भी, लेकिन फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब भी बॉडी डाउनवर्ड आता है तो केस इसके साथ मैच करेगा। तो इसमें ये हो रहा होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही रहा होगा, यानी जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस तो आएगा, और पोटेंशियल में जब लॉस आएगा
तो साथ में आना चाहिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेकिन इशू ये होगा कि अब बॉडी को नीचे फॉल करने के लिए जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको भी तो ओवरकम आना पड़ेगा, यानी जब तक वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेगा वो नीचे मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ पोटेंशियल का जो पार्ट होगा वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा। या मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रिक्शन, इसका जो कुछ पार्ट होगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज़ हो जाएगा। तो प्लस अब लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज़ होगा। तो वर्क भी तो एनर्जी है ना। ये भी बेसिकली बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है किस फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है और बॉडी किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो बॉडी को नीचे आने के लिए अगर वहाँ पर फ्रिक्शन होगी तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट किसके, फ्रिक्शन के। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लिख दी है। अगर मैं इसमें चलें सिंबल पुट कर देता हूँ, पोटेंशियल को हम पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, काइनेटिक को हम के ई से डिनोट करते हैं, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को अब एफ इंटू एच भी आप लिख सकते हैं। इस एच वाला थोड़ा सा चक्कर आप समझ लें। देखिए अगर तो बॉडी यूँ डाउनवर्ड वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, यानी बॉडी की वन डायमेंशन मोशन है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पर तो आप लोगों ने एच ही लिखना है, यानी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एच कवर की है। इसी बात को अब यूँ समझें, सपोज करें आपका जो बॉडी है ना वो किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है। जिस तरह ये इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h है और बॉडी जो है वो, और इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ l है, और वो जो बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब इस केस में बॉडी की मोशन तो डाउनवर्ड ही है ना, और इस ट्रैक की फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके लिए जब फार्मूला हम सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल, जब ये नीचे आ रहा है तो गेन इन क्या होगा, काइनेटिक, प्लस अब इसमें एफ इंटू एच लिखना चाहिए, एफ इंटू एल लिखना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन का अब यूँ ख़त्म करें कि एफ के बाद यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है ना वो बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ लिखा जाता है, लेंथ ऑफ पाथ जिसके अलॉन्ग बॉडी ने मूव किया है। तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी ना कि एफ़ के बाद क्या चीज़ आनी है, उस पाथ की लेंथ आनी है जिसके अलॉन्ग बॉडी ने मूव की है। अगर बॉडी देखो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो उसकी लेंथ ऑफ पाथ किसकी इक्वल है, एच की इक्वल है, तो यहाँ पर हम एच पुट कर देंगे। और अगर बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो अब उसकी लेंथ ऑफ पाथ एच है या एल है, अब उसकी लेंथ ऑफ पाथ एल है। तो इस केस में इसी फार्मूले में वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन बनेगा वो एफ इंटू एच नहीं होगा बल्कि एफ इंटू एल की इक्वल होगा। इस नीचे वाले केस के लिए क्या फार्मूला बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस एफ इंटू एल लिखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम लेंथ ऑफ क्या यूज़ करते हैं, पाथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर बॉडी वर्टिकली मूव करे तो एच लिखेंगे, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग मूव करे तो उस पाथ की लेंथ यानी इंक्लाइंड प्लेन की हम लेंथ लिखेंगे जिसके अलॉन्ग वो मूव कर रहा होगा। और फिर बात मैंने आपको बताया था कि वर्क डन अगेंस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने गलती से माइनस नहीं लगा देना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सपोज करें इसके एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। देखिए तीन चीज़ें हैं, पोटेंशियल है, काइनेटिक है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन हो, काइनेटिक भी गिवन हो और आपसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैलकुलेट करने को कहे तो आप काइनेटिक इधर लाकर माइनस कर दोगे, पोटेंशियल माइनस काइनेटिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि इसके अंदर 1, 2, 3 वेरिएबल्स मेन हैं, इन तीनों में से कोई सा एक मिसिंग हो, नेक्स्ट वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको ये तीनों चीज़ें गिवन हो और आपसे पाथ की लेंथ पूछ ले, एच पाथ की लेंथ ही अब हम इसे बोलेंगे ना, तो वो हम पाथ की लेंथ भी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। कैसे करेंगे, काइनेटिक इधर आकर माइनस को फ्रिक्शन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इस पाथ की क्या निकल आएगी, लेंथ निकल आएगी। तो इससे रिलेटेड बच्चे आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज बुकलेट में से सॉल्व कर लेने हैं। मैं बच्चा अब उस फार्मूले की डिफरेंट फॉर्म आपको लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो इसकी ये फॉर्म है, अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एच और एल का कंसेप्ट खुद समझ आ चुका है। दूसरी इसकी फॉर्म ये बनती है कि आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ ले तो काइनेटिक उसी साइड पे रहने दें, इसको ना छेड़े, वो उधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा। दूसरे आपके एमसीक्यूज इस तरह के आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ इंटू एच हो जाएगा,
और एच वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर लेंथ ऑफ क्या होती है, पाथ होती है जिसके अलॉन्ग बॉडी मूव करेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कभी आपसे पूछ ले तो पोटेंशियल एनर्जी में से हम माइनस कर देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को, तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एक इस फार्मूला के एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फॉर्म ये है कि आपसे पोस्ट करें, क्वेश्चन आ गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताएं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इस केस में बताने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों गिवन हो तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल में से किसको माइनस कर देंगे, काइनेटिक को माइनस कर देंगे। तो ये बहुत कॉमन फार्मूला है ये वाला जो है ना, कि अगर आपको बॉडी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज गिवन हो और आपसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछे तो वो भी आप इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल को इधर लाकर काइनेटिक को लाकर माइनस कर दें पोटेंशियल में, तो आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। या आपका बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे लेंथ ऑफ पाथ सम टाइम पूछ लेते हैं, यानी बॉडी के पाथ की लेंथ अगर पूछता है और फ्रिक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल माइनस क्या हो जाएगी, काइनेटिक डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। तो अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हो तो हम किसकी लेंथ बता सकते हैं, पाथ की लेंथ भी बता सकते हैं जो बॉडी ने कवर की है। या बच्चे ये भी हो सकता है कि आपसे किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन पूछ ले, यानी आपको बॉडी की पोटेंशियल भी गिवन हो, काइनेटिक भी गिवन हो और आपसे फ्रिक्शन पूछ ले, तो इसी फार्मूले में देखो ये लेंथ ऑफ पाथ इधर नीचे आकर फिर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये बस आप लोगों ने डिफरेंट शेप इसकी याद रखनी है। ये बेसिकली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कब अप्लाई होगा, जब बॉडी किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मोशन में इसकी मोशन किसके ऊपर हो सकती है, वन डायमेंशन भी हो सकती है, और इसकी मोशन किसके ऊपर हो सकती है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी हो सकती है। और अगर इसकी मोशन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगी और आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने याद ही रखना है कि इसमें एच जो होगा वो उस पाथ की क्या काउंट होगी, लेंथ काउंट होगी। और इसके 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये वाली शेप है फार्मूला की और 3 या 4 शेप्स ये मैंने लिखी हैं, इनके अंदर बस आप वैल्यूज पुट करके इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट केस बच्चे इसका देखते हैं जो कि केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि कोई बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी आप लोगों ने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो की है। अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है और अगेन फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी बॉडी को जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हम उस बॉडी को क्या देते हैं, काइनेटिक देते हैं ना। तो जब काइनेटिक देते हैं तो जैसे से हाइट गेन करेगा काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो देखें ज़रा इस केस में अपवर्ड मोशन में देखिए ना, डाउनवर्ड मोशन में लॉस इन पोटेंशियल था, अपवर्ड मोशन में लॉस इन किस में लिखेंगे, काइनेटिक इक्वल टू गेन इन गेन इन पोटेंशियल, यानी लॉस इन काइनेटिक अपवर्ड जाते हुए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने काइनेटिक दी है वो कम हो रही है, वो हाइट एक्वायर कर रहा है, तो गेन इन पोटेंशियल आ रहा है। दोबारा यही लिखेंगे प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैंने एफ इंटू एच लिख दी है, एच और एल पता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी कवर्ड डिस्टेंस कौन सा है या पाथ की लेंथ कितनी है, उसको यहाँ लिख देंगे। तो लॉस इन काइनेटिक हो गया इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर इसमें मैं वैल्यूज बच्चों पुट कर दूं तो आपके पास लॉस इन काइनेटिक को के ही लिख देते हैं, गेन इन पोटेंशियल को पी ऑफ ई लिख देते हैं, प्लस एफ इंटू एच लिख देते हैं। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि देखें उसमें भी प्लस एफ इंटू एच है, इसमें भी प्लस एफ इंटू एच है। आप ज़रा फ्रिक्शन का बिहेवियर देखें ना, फ्रिक्शन ने क्या करना है, बॉडी की मोशन को अपोज करना है। तो ज़रा खुद सोचो, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सपोज करें बॉडी है, इसकी डाउनवर्ड मोशन है, यानी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है, तो इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी ना, यानी बॉडी की मोशन की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है, मोशन डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन किधर है, अपवर्ड है। लेकिन इस केस में ज़रा देखें, अगर बॉडी किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस केस में फ्रिक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी ना। तो फ्रिक्शन का बिहेवियर अपोजिट होता है। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करे फ्रिक्शन अपवर्ड, और अगर बॉडी अपवर्ड मूव करे तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी। यही वजह है कि दोनों केसेस के अंदर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम लिखते हैं ना, उसमें भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। मैंने वर्डिंग नहीं लिखी, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, आप चाहें तो वर्डिंग लिख लीजिएगा, इसमें भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ही है, तो इस वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों केसेस में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, डाउनवर्ड मूव करते हुए फ्रिक्शन अपवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन है क्या, बॉडी की मोशन के अपोजिट होना है उसने। तो इस केस में बॉडी किधर मूव कर रहा है, अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स ने फिर किधर होना है, डाउनवर्ड होना है। अब इसमें कहानी ये समझने वाली है, जिस तरह इसके 4 फॉर्मेट्स बने हैं। अब पेपर में आपसे गलती क्या होती है, इक्वेशन देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। देखिए काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल माइनस एफ इंटू एच कर देंगे, तो ये केस डाउनवर्ड मोशन का है।
इसको देखिए, काइनेटिक इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी है, पोटेंशियल इसमें है, इसमें भी है, लेकिन यह माइनस है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने होना, बस आप लोग बेहतर ये है कि आप उसका फॉर्मेट बेसिक माइंड में रखें। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी को अगर ऊपर थ्रो करें तो किस में लॉस आना है, काइनेटिक ने कम होना है, किसने बढ़ना है, पोटेंशियल ने। और वर्क डन को तो मैंने किससे ही ख़त्म कर दिया है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हर केस में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जिस तरह बच्चे इसके मैंने डिफरेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसके भी सेम क्वेश्चन आएंगे। चले मैं फॉर्म लिख देता हूँ, इस फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस फॉर्म का हिंट क्या है, बॉडी किधर मूव करे, अपवर्ड मोशन कर रहा हो, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो वन डायमेंशन मोशन हो या किसके ऊपर हो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हो, दोनों का हम एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आ सकते हैं। पोटेंशियल को इधर ही रहने दो, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस एफ इंटू एच, एक इसके एमसीक्यूज बनेंगे। तीसरी बच्चे आपको फॉर्म क्या बताइए कि आपसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछ ले, एफ इंटू एच पूछ ले, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत फेमस एमसीक्यूज हैं सारे जो है ना, क्योंकि बहुत बेसिक्स हैं, एनर्जीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए मैं इनमें वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा। बाकी वही दो बातें आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर 2 एमसीक्यूज क्या बनेंगे, एक आपसे फ्रिक्शन पूछे तो आप लोगों ने एच को उधर डिवाइड कर देना है, या अगर आपसे क्या पूछता है, एच पूछता है इस केस में, एच उस पाथ की लेंथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एफ कर देंगे। और अगर इसमें एफ पूछ लेता है, एफ को ऊपर ले जाएं, एच को नीचे ले आएँ, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एच की इक्वल हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से केसेस हैं, बस ये आपको पेपर में कंफ्यूज इसलिए करेंगे कि अगर किसी बच्चे ने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके इनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप जैसे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो आपको ये सारे फार्मूलाज बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बच्चों इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि ए चाइल्ड इज़ 1 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो मैं बता रहा है कि एक चाइल्ड है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, मतलब एक स्विंग है, उस स्विंग की जो इनिशियल हाइट है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, ये मैं बता रहा है। एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी जब स्विंग अपनी लोएस्ट पॉइंट पर होगी उस वक्त उसकी हाइट 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड, और फिर उसकी फाइनल हाइट जो 6 मीटर अबव द ग्राउंड है एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को हम H2 कह देते हैं, और H2 उसका जो बन रहा है वो 6 मीटर है, यानी हाइट जो है उसकी इनिशियली उसकी 1 मीटर हाइट पे स्विंग और फाइनल हाइट उसकी 6 मीटर बनी है। द हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ द चाइल्ड बतानी है आप लोगों ने, चाइल्ड की हॉरिजेंटल स्पीड बतानी एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी उसकी हॉरिजेंटल स्पीड आप लोगों ने बतानी है एट द लोएस्ट पॉइंट। इसको मैं स्विंग की बजाय पेंडुलम की डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये कहना चाह रहा है जिस तरह पेंडुलम है ना, पेंडुलम की मोशन जस्ट लाइक ए स्विंग ही है, तो ये इसकी लोएस्ट पोजीशन यूँ समझ लें, ये 1 मीटर है। स्विंग का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको पेंडुलम बनाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये स्विंग यूँ ऑसिलेट कर रही है ना असल में, ठीक है, तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चलेगी। हम इधर एक्सट्रीम पोजीशन शो कर लेते हैं। तो पहले उसकी ये जो H1 है ना, आपको ये 1 मीटर गिवन है, लेकिन जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गई है तो उसकी ग्राउंड से ये वाली जो हाइट है ना H2 वो 6 मीटर गिवन है। अब ज़ाहिर है जब इसने एक्सट्रीम पोजीशन से किधर आना है, वापस आना है, तो अपनी कहाँ से गुजरना है, मीन पोजीशन पे गुजरना है। तो मीन पोजीशन पे असल में वो आपसे पूछता है हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा उस वक्त आप लोगों से इसकी स्पीड पूछ रहा है कितनी होगी, यानी जब ये लोएस्ट पोजीशन से स्विंग ये चाइल्ड पास करेगा उस वक्त आप लोगों से स्पीड पूछ रहा है। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए ये स्विंग की लोएस्ट पोजीशन है, ये हाईएस्ट पोजीशन है, तो यहाँ से हम H निकाल लेते हैं ना। H कैसे निकालेंगे, H2 माइनस H1 करेंगे, तो H2 माइनस H1 कितना बना, 6 माइनस 1, तो 5 मीटर हो गया। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि जब जो स्विंग है या जो चाइल्ड है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, तो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आते हुए उसके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी, तो उसकी पोटेंशियल में लॉस आ रहा होगा और काइनेटिक में गेन आ रहा होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो मीन की तरफ आएगा तो किस में लॉस आएगा, उसका जो लॉस आ रहा है इन पोटेंशियल वो इक्वल टू होगा गेन इन काइनेटिक की फॉर्म में। देखिए इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हुई, तो हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व भी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो लॉस इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं mgh इक्वल टू
गेन इन काइनेटिक की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक में गेन किसकी इक्वल है, हाफ mv² है। अब देख लें इसमें मास कैंसिल हो रही है और हमें यहाँ से क्या चाहिए, बॉटम पे इसकी स्पीड चाहिए, तो v² यहाँ से जो बनेगा दैट इज़ इक्वल हो जाएगा 2gh के, यानी v² इक्वल टू 2gh बनेगा। हमें v की वैल्यू चाहिए बोथ साइड पेन रूट, तो v अब आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 2 हो जाएगा, g हम वैसे ही नॉर्मली 10 यूज़ करते हैं, और h क्वेश्चन में जो आपके पास आ रहा है दोनों की हाइट का डिफरेंस वो 5 की इक्वल आ रहा है। तो 5 को 10 से करेंगे 50, 50 को 2 से करेंगे 100, और 100 का अंडर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बीटा ऑप्शन होगा। इस एमसीक्यूज़ को करवाने का जस्ट पर्पज़ ये था कि आपको बच्चे ये बात समझ आ जाए कि जब स्विंग के क्वेश्चन आते हैं तो स्विंग के क्वेश्चन को भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, और स्विंग की जो स्पीड पूछी जाती है लोएस्ट पॉइंट पे पूछी जाती है। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए अब आप ऑनवर्ड आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, वो फार्मूला आपका कौन सा बनेगा, मैं इसको अलग से इधर लिख देता हूँ। v इज़ इक्वल टू हम क्या यूज़ कर देंगे, 2gh का फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस फार्मूले में जो h लिखा होता है वो कौन सी हाइट होती है, कवर्ड हाइट लिखी जाती है। ये मैं दोबारा बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, स्विंग के जब क्वेश्चन आए, ये बात ध्यान सुने, स्विंग के जब क्वेश्चन आए, ये तो पैटर्न मैंने आपको बताया ना, इस तरह आ रहा था ये, अब इसका शॉर्टकट माइंड में रखें ना। स्विंग के जब क्वेश्चन आए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला हम लोगों ने सबसे पहले किसके लिए पढ़ा था, फ्री फॉल के लिए पढ़ा था, लेकिन अब बता रहा हूँ स्विंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव किया है स्विंग के ऊपर अप्लाई हो रहा था ये। तो इस फार्मूले में जो h हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो कौन सी हाइट थी, कवर्ड हाइट थी। तो अब आप मुझे बच्चों बताओ ना कि इस फार्मूले को अगर देखा जाए तो ये यहाँ से जब यहाँ तक आ रही है, यानी जो चाइल्ड है वो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहा है, तो हम लोगों ने ये जो h 5 मीटर लगाया है यहाँ पर, ये h कौन सी हाइट बनती है, कवर्ड हाइट ही तो है, जो उस चाइल्ड ने एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आते हुए क्या की है, कवर की है। तो ऑनवर्ड जब स्विंग के क्वेश्चन आएंगे, स्विंग के बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और उसकी लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछेगा तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, और h इसमें वही पुराना कंसेप्ट है, कवर्ड हाइट ही यूज़ हुई है, जो उस चाइल्ड ने एक्सट्रीम से मीन तक आते हुए हाइट कवर की है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम उस चाइल्ड की स्पीड को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका एक और एमसीक्यूज़ देखते हैं, बहुत कॉमन एमसीक्यूज़, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसकी मास 2 किलोग्राम है, इस थ्रोन यानी बॉडी की मास, आप एक तो आपको मास गिवन है, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड यानी 1 डायमेंशन मोशन है विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। तो इसमें आपको बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 490 जूल। क्वेश्चन ने मेंशन कर दिए जी को 9.8 ही यूज़ करें, द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन बच्चे उसका ये है कि आप लोगों ने हाइट बतानी है, और हाइट कब बतानी है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ये इसका क्वेश्चन है। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, हमारे पास 490 जूल है। क्वेश्चन उसका ये कि हाइट बताएं जब काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी किस में लॉस आता है, काइनेटिक में लॉस आता है और पोटेंशियल में गेन आएगा। ये बात समझ आ गई आपको। अब उसका क्वेश्चन ये है कि जो बॉडी ऊपर जाता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जा रही है, तब वो हाइट बताएं जब काइनेटिक एनर्जी उसकी है कितनी, 490 है, तो ये 490 का हाफ हो जाए वो कौन सी हाइट होगी जिस पे काइनेटिक एनर्जी 490 का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये वो कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है फ्रिक्शन हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो हमें पता है कि लॉस इन काइनेटिक इज़ इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, वही रूल लगेगा, लॉस इन काइनेटिक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। अब हम काइनेटिक में कितना लॉस लेकर आना चाह रहे हैं, हम काइनेटिक को हाफ करना चाह रहे हैं, तो लॉस इन काइनेटिक की जगह मैंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ करना चाह रहे हैं, तो गेन इन पोटेंशियल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, mgh लिख देंगे। ये बात समझ आ गई। तो लॉस इन काइनेटिक कितना है, काइनेटिक को हाफ करनी है, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल mgh है। हम लोगों ने h बतानी है जिस पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ये बहुत फेमस पैटर्न है,
आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इसमें देखें ना काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई है, 1/4 1/3 भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कब हाफ कम हो रही है? जब बॉडी किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो आपसे हाइट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन डाउनवर्ड मोशन के भी आ सकते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन में आते हुए किसको वो सब्जेक्ट बनाएगा? पोटेंशियल एनर्जी को। वो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बिकम हाफ, पोटेंशियल एनर्जी बिकम 1/4, पोटेंशियल एनर्जी बिकम 1/3। तो आप लोग क्या बताएं? स्पीड बताएं। तो डाउनवर्ड मोशन के, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। डाउनवर्ड मोशन के कुछ यूँ क्वेश्चन आएंगे। वो आपसे पूछेगा कि आप लोग स्पीड बताएं जब पोटेंशियल एनर्जी जो है बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। सवाल समझ आ गया? तो जब आपके पास अपवर्ड मोशन के क्वेश्चन होंगे, जब अपवर्ड मोशन के क्वेश्चन होंगे तो क्या चीज़ पूछी जाएगी? हाइट। और क्या चीज़ कम हो रही होगी? काइनेटिक कम हो रही होगी। और जब किसके क्वेश्चन होंगे? डाउनवर्ड मोशन के क्वेश्चन होंगे तो आपसे क्या पूछी जाएगी? स्पीड पूछी जाएगी। और पोटेंशियल गिवन होगी कि पोटेंशियल 1/2 हुई है, पोटेंशियल 1/4 हुई है। ये बात क्लियर होगी। और जो मेन चीज़ है कि इस अगर बॉडी अपवर्ड मूव करेगा तो आपको क्या गिवन होगी? काइनेटिक गिवन होगी। और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपको पोटेंशियल गिवन होगी। ये बातें आप लोगों ने अब याद रखनी है। इस केस में आपसे क्या पूछा जाएगा? स्पीड। इस क्वेश्चन में आपसे हाइट। अब आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें, ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, इसी अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। काइनेटिक हमें कितनी गिवन है? 490/2 इक्वल टू mgh है। इसको पहले इधर ले आते हैं, mg, और h को आप उधर ही रहने दें, h उधर ही रहा। 490/2 × 2, जी 10 यूज़ करना है या 9.8? 9.8, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया 9.8 यूज़ करें। तो 9.8 हो गया। ये 2 ये वाला है, ये m मास भी 2 kg है, नहीं उसका 2 था जी। 9.8 हो गया। इसके नीचे अब 10 लगाएं, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 98 को आप लोगों ने 490 से कैंसिल करना है। तो ये आपके पास कितने टाइम कैंसिल होगा? 5 टाइम एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो इजी हो जाएगा। 98 को 490 से कैंसिल करें तो 5 टाइम एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है। अब इस 10 को आप ऊपर ले जाएं, क्योंकि सेकंड ओवर से नीचे ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 50, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4। तो 50 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही सामने वाली बन जाएगा, 12.5 मीटर होगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। दोबारा रिपीट करते होते, डाउनवर्ड मोशन में, सॉरी अपवर्ड मोशन में आपसे क्या पूछी गई होगी? हाइट पूछी गई होगी। और इस फॉर्म की कोई इक्वेशन आएगी, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करे तो क्या पूछा गया होगा? v पूछा गया होगा। और पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में गिवन होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसी तरह गिवन होगी जिस तरह अपवर्ड मोशन में किसकी गिवन है? काइनेटिक गिवन है। तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एमसीक्यू देखते हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आते हैं। इसमें आप यूँ अज्यूम कर लें कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक कार है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। चलिए यूँ ले लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट h है, और एक कार अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। और कार के बारे में कह रहा है, ये जो कार है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एक्सेलरेट कर रही है। एक कार है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, और ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ये कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसके डिफरेंट ऑप्शन हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो ये बच्चों मैंने चारों ऑप्शन इसके आपके सामने लिख दिए हैं। ये अपवर्ड एरो इंक्रीज़ को शो कर रहे हैं और डाउनवर्ड एरो डिक्रीज़ को शो कर रहे हैं। अब असल में इसमें गलती हमसे ये होती है कि इसमें कार किधर मूव कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है। अपवर्ड के बारे में हम क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, अपवर्ड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अपवर्ड जाते हुए जो काइनेटिक है वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। और जो पोटेंशियल है वो आपके पास क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि बॉडी क्या गेन कर रहा है? हाइट इस केस में गेन कर, इस केस में हाइट गेन कर रहा है वो। लेकिन इशू बच्चों ये है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? काइनेटिक डिक्रीज़ होगी और पोटेंशियल आपके इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इस केस के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन ए सूट करता है, क्योंकि काइनेटिक डिक्रीज़ कर रही है और पोटेंशियल इसमें क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन बच्चों इशू ये है कि इस क्वेश्चन में हिंट ये वाला है कि जो कार है वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। जो आप लोगों ने पिछले सवाल पढ़े हैं ना, उस और इसमें फ़र्क फिर क्या है? मैं दोबारा उस सवाल को रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने उसमें क्या कहा था, जिस तरह ये सवाल लिखा हुआ है
इसमें लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस लफ्ज़ को सिर्फ आप समझें, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये मार्कर है, ये बॉडी है, इसको मैंने अपवर्ड थ्रो किया है। थ्रो करने के बाद इसके अंदर कोई ऐसा इंजन नहीं लगा हुआ जो इस बॉडी को एक्सेलरेट करवा रहा हो। फ़र्क समझ आ रहा है? यानी इसको जस्ट आप लोगों ने इनिशियल जितनी एनर्जी दी है, इसके पास वही एनर्जी है, और ड्यूरिंग मोशन इसके अंदर कोई और इंजन नहीं है जो ड्यूरिंग मोशन इसको एनर्जी क्या करे, प्रोवाइड करे। इस चीज़ को हम बोलते हैं ए बॉडी मास 2 किलोग्राम, मैंने क्या बोला है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो थ्रो का मतलब होता है बस थ्रो कर दिया, एट द टाइम ऑफ थ्रो आप लोगों ने जो एनर्जी दी है बॉडी के पास मैक्सिमम उतनी ही है, और उसके बाद बॉडी की एनर्जी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। तो अगर थ्रो का वर्ड यूज़ होता तो फिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन काइनेटिक कम और पोटेंशियल ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो बच्चों एक्सेलरेट का मतलब ये है जो कार है इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, कार का जो इंजन है वो बार बार उसको एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेलरेट का मतलब है कि इंजन उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये थ्रो वाला केस नहीं है, ये बात आपको याद रहे कि एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब ये है तो अपवर्ड मोशन, लेकिन इसमें एक्सेलरेट की वजह से काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाफ mv² नहीं पढ़ा हुआ। तो एक्सेलरेट की वजह से इसकी v इंक्रीज़ हो रही है, तो v इंक्रीज़ होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हाइट गेन कर रहा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फिर क्या बनेगा, चार्ली ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा है, एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ हो जाए तो उस केस में आपकी काइनेटिक भी इंक्रीज़ होगी और पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसकी एक और बहुत फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रॉकेट मोशन जो है ना, रॉकेट मोशन जो है, रॉकेट मोशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मैंने क्या लफ्ज़ बोला है, रॉकेट मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यही अगर ऑप्शन आ जाए और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर रॉकेट मोशन, तो रॉकेट जब अपवर्ड मूव कर रहा होता है, ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट में बात कर रहा हूँ ना, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन उसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। रॉकेट मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और रॉकेट मोशन का अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ ना, तो रॉकेट मोशन का जो वी ग्राफ होगा वो कुछ यूँ बनेगा। ये रॉकेट मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। यू इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इस केस में, इसका मतलब है कि रॉकेट भी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट का वर्ड यूज़ हो जाए तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इन ऑप्शन में अगर रॉकेट मोशन के लिए भी चूज़ करना हो तो काइनेटिक भी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, और हाइट गेन हो रही है तो पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो रॉकेट मोशन के लिए भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली ही आप लोगों का ऑप्शन बनेगा। ये एक तो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ लास्ट लेक्चर में हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने कुछ रिज़ल्ट ये सीखे थे कि पावर का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, यानी पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है। फिर मैंने बताया था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर को यहाँ पर जो वर्क डन है उसका हम वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। इसके हम लोगों ने एमसीक्यू देखे थे। फिर आपको बताया था कि यहाँ पर जो वर्क डन लिखा हुआ है उसका हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं ओवर टाइम। यानी वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक भी हो सकता है, चेंज इन पोटेंशियल भी हो सकते हैं। और इसके सारे टेक्निकल एमसीक्यूज़ हम लोगों ने देख लिए थे। टेक्निकल एमसीक्यूज़ में यही था ना कि वर्क डन को जब चेंज इन काइनेटिक लिखेंगे तो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा, उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब फोर्सेस इंक्लूड होंगी। लेकिन वर्क डन को जब चेंज इन हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होल्ड नहीं करता। या सादा लफ्ज़ों में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर होगी, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। एक दो बातें हमारी छोटी सी रह गई थी, बस उसके लिए मैंने इसको दोबारा लिखा है बोर्ड पे। देखिए अगर आपके एमसीक्यूज़ आता है कि आप लोग जो है वो इसमें एरिया और स्लोप के आप लोगों ने एमसीक्यूज़ देखने हैं, तो अगर आपके एमसीक्यूज़ आता है ना एरिया अंडर पीटी ग्राफ बताएं। पीटी ग्राफ मीन पावर टाइम ग्राफ,
एक तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ बताएं। देखिए एरिया जब भी निकालना होता है, यहाँ पर कोई सी भी जो दो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया बनता है। यानी यहाँ पर इसका एरिया किसकी इक्वल होगा, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा, क्योंकि कोई सी भी दो लिखी हुई उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ P इंटू टी होगा। अब इधर ज़रा सोचें, P को मैं T से मल्टीप्लाइड करूँ तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी पावर टाइम ग्राफ, एक तो ऑप्शन आपका हो सकता है वर्क डन की इक्वल होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इसको अगर इधर ले जाऊँ तो PT फिर बन गया ना दोबारा, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। तीसरे फार्मूले से देखें, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो एरिया अंडर PT ग्राफ जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो अब बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, अगर आपके एमसीक्यूज़ आ जाता है कि एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, तो आप लोगों ने इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर ये सारे लिखे होंगे तो ऑल ऑप्शन आप चूज़ करेंगे कि एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ जो है वो वर्क डन भी हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक भी हो सकता है और चेंज इन पोटेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि P इंटू टी वो बनता है ना, और P इंटू टी अगर इधर से सॉल्व करें तो वो इन तीनों में से किसी की इक्वल भी आप उसको लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है स्लोप की ना, मैं कोई एक स्लोप लिखता हूँ फिर वहाँ से आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। सपोज करें आपका क्वेश्चन आ गया है स्लोप ऑफ WT ग्राफ, ये हमने वैसे पहले भी बात की थी, स्लोप ऑफ WT ग्राफ। स्लोप में मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अब जब tan थीटा लिखना होता है, जो पहले क्वांटिटी आती है ना वो परपेंडिकुलर काउंट होता है और जो बाद में आती है वो बेस काउंट होती है। तो स्लोप ऑफ WT ग्राफ में W जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर बनेगा और जो टाइम होगी वो आपकी बेस काउंट होगी। जिसको मतलब कि W लिखेंगे ना, तो जो वर्क डन है वो tan थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग होता है ना, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो W बाई क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से देखें W बाई T जो है वो तो किसकी इक्वल आ रहा है, पावर की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ WT ग्राफ अगर आपसे पूछेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन पावर चूज़ करना है। मैंने इसको दोबारा फिर क्यों पढ़ाया है, क्योंकि WT ग्राफ तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, वो इसलिए पढ़ाया है। देखिए अगर मैं इस W की जगह पर अब स्लोप ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर लिख दूँ, यानी अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाए स्लोप ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर जो पहले आता है वो परपेंडिकुलर बाद वाला बेस होता है ना, तो ये वाली चीज़ नहीं बन जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, तो ये भी किसकी इक्वल होगी, पावर की इक्वल होगी। तो स्लोप ऑफ WT ग्राफ भी पावर है, W बाई T बना तो ये पावर ही लिखी हुई है ना, और अगर पहले W की जगह पर क्या आ जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखी हुई आ जाए और टाइम ग्राफ की स्लोप पूछे तो वो उसका ऑप्शन भी क्या होगा, पावर होगा। अब बात मेरी पिक कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। इसी तरह बच्चों अगर हम काइनेटिक या नहीं लिखा हुआ आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ आ गया, तो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ, तो जो पहले आ रहा है वो परपेंडिकुलर, जो बाद में आ रहा है वो बेस, तो ये भी किसकी इक्वल होगी, पावर की इक्वल होगी। तो ये छोटा सा आप लोगों ने याद रखना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो वो आप लोगों ने तीनों ऑप्शन किसकी इक्वल बनेंगे, पावर की इक्वल होंगे। और अगर ये वाली थीम आ जाए तो इसमें आप वर्क, चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप चूज़ कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।